ये है एडोल्फ हिटलर, द लीडर ऑफ जर्मन नाजीज, जो हिस्ट्री का एक बहुत कुख्यात लीडर था। 1937 में इसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपना एक बहुत डिस्टर्बिंग मार्क छोड़ा। अब वो डिस्टर्बिंग ट्रुथ क्या था आपको जानने को मिलेगा वॉक्सवैगन की इस इनसेन स्टोरी। तो जब एडोल्फ के फादर स्टेट कस्टम ऑफिसर की पोजीशन से रिटायर होते हैं, उस टाइम पर वो हाई स्कूल में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था और उसने डिसाइड किया कि वो फाइनली ड्रॉप आउट करेगा। और इस ड्रॉप आउट करने के पीछे एक रीजन ये भी था कि वो अपने फादर की तरह एक पब्लिक सर्वेंट नहीं बनना चाहता था। एडोल्फ आर्टिस्ट बनना चाहता था और अपने इसी पैशन को फॉलो करते हुए वो पेंटिंग्स और लैंडस्केप बनाकर बेचना शुरू कर देता। इस टाइम से उसका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में भी बढ़ रहा था और उसकी थ्योरीज इवेंचुअली नाजी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान उसने बावेरियन किंग को कन्विंस कर लिया और उनकी एक यूनिट में शामिल हो गया। इस सन उसे 2 ब्रेवरी अवार्ड मिले जिसे वो अपने लास्ट टाइम तक पहनता था। इस पॉइंट पर वो दुनिया में एक ऐसा डेंट छोड़ना चाहता था जिसे लोग हमेशा याद रखें। 1921 के एंड तक हिटलर को नाजी पार्टी के एक्सपेंशन का इंचार्ज बना दिया जाता है और उस समय काफी सारे अनसेटिस्फाइड आर्मी ऑफिसर भी नाजी पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे। लेटर ऑन हिटलर पॉल वॉन हिंडरबर्ग के खिलाफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ता है जिसमें नाजी पार्टी को 36.8% वोट मिलते हैं, बट इवेंचुअली हिटलर ही अल्टीमेट पावर को होल्ड करता है क्योंकि नाजी पार्टी का विरोध करने वाले लीडर्स में काफी डिसएग्रीमेंट्स थे। इवन दो नाजीज को कभी भी 37% से ज्यादा वोट नहीं मिले थे, बट स्टिल 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन जाता। अब हिटलर ने अपनी पॉलिटिकल डिजायर तो एस्टेब्लिश कर ली थी, पर उसे लग रहा था कि उसे इससे भी कुछ बड़ा करना, उसे एक ऑटोमोबाइल कंपनी शुरू करनी है। 1930s के दौरान जर्मनी की अधिकतर ऑटोमोबाइल कंपनीज लग्जरी व्हीकल्स ही बना रही थी एंड एज ए रिजल्ट जर्मनी में हर 50 में से सिर्फ एक बंदे के पास व्हीकल था। और फिर उसने अपने आइडिया को इमीडिएटली एग्जीक्यूट करके एक बिजनेस प्लान तैयार किया जो आगे चलकर वॉक्सवैगन बनता। एक्चुअली इस टाइम पर एडोल्फ हिटलर की लीडरशिप वाली जर्मन गवर्नमेंट एक स्टेट ऑन व्हीकल फर्म एस्टेब्लिश करती है जिसका नाम आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा और इसे ही बाद में रीनेम करके वॉक्सवैगन नाम दिया जाता है जिसका मतलब होता है पीपल्स कार। हिटलर का प्लान ये था कि उसे एक ऐसे चीप बट क्विक ऑटोमोबाइल का मास प्रोडक्शन करना है जिसकी कॉस्ट 1000 रिच मार्क्स यानी उस टाइम के करीब $140 से भी कम हो। बट शायद आप जानते होंगे अपनी शुरुआत से लेकर एक ऑटोमोबाइल जायंट बनने तक वॉक्सवैगन हमेशा से कंट्रोवर्सीज में घिरी रही है। इनफैक्ट अगर हिटलर को पता चलता था कि उसका कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होने वाला है तो वो उसे तुरंत बंद करके सब कुछ फिर से स्टार्टिंग से शुरू करता। हिटलर ने पोर्शे के फाउंडर फर्डिनेंड पोर्शे को वॉक्सवैगन की कार की डिजाइन बनाने का काम दिया था। हिटलर को एक ऐसी कार चाहिए थी जिसमें 2 अडल्ट्स के साथ 3 बच्चे आराम से बैठ सके और इसके साथ साथ इसमें बाकी बेसिक स्पेसिफिकेशन भी होनी चाहिए एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इसकी स्पीड भी 100 किलोमीटर/आवर की होनी चाहिए। और जब इन सब चीजों की कॉस्ट को कैलकुलेट किया गया तो वो 990 रिच मार्क्स ही आ रही थी। मतलब आज की वैल्यू में अगर हम कन्वर्ट करें उसको तो करीब $5,000 से $6,000। बट जैसे ही 1939 में इनकी डेब्यू कार KDF वैगन मार्केट में उतरती है उसके कुछ टाइम बाद ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड आ जाता है जिसकी वजह से वॉक्सवैगन को अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ता है। और इसी वजह से 1939 में जर्मनी के वॉर में एंटर करने से पहले इसकी बस लिमिटेड कार्स ही बनेगी। इसके बाद पोर्शे नाजी इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए मिलिट्री व्हीकल्स बनाने शुरू कर देते हैं। अब युद्ध के बाद सभी जर्मन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए वॉक्सवैगन को उसका पोर बनाना चाहते थे, बट फिलहाल कंपनी अपने पुराने नाजी लिंक्स, अपनी छोटी साइज और अपने यूनिक राउंडेड डिजाइन के चलते भारी लॉस में थी। यूएस में भी वॉक्सवैगन की सेल्स बाकी देशों के मुकाबले काफी कम रही। इनफैक्ट इनकी ओवरऑल सेल्स भी कोई इतनी ज्यादा नहीं आ रही थी। बट फिर इस बीच वॉक्सवैगन ने अपना प्रोडक्शन जारी कैसे रखा? तो वॉक्सवैगन स्पेशली टॉप नाजी लीडर्स के लिए कार बनाना कंटिन्यू रखती है। इसे वॉर के टाइम पर भी काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। जैसे अब इसे मिलिट्री व्हीकल्स बनाने थे बट इसकी फैक्ट्री तो छोटी थी क्योंकि वो तो सिविलियन व्हीकल्स बनाने के लिए बनी थी। इनफैक्ट उसके पास तो कभी भी इतनी बड़ी वर्कफोर्स नहीं थी और इसलिए वॉक्सवैगन फर्स्ट बिजनेस बनता है टू यूज फोर्स्ड लेबर। इसके टोटल वर्कफोर्स के 60% वर्कर्स फोर्स्ड लेबर्स थे और इन वर्कर्स को बहुत डेंजरस कंडीशंस में काम करना पड़ता था। इस टाइम पर अपने डिमांड को फुलफिल करने के लिए वॉक्सवैगन ने 15,000 से ज्यादा फोर्स्ड लेबर्स को हायर किया था। इस समय पर वॉक्सवैगन ने ईस्टर्न लेबर्स के बच्चों के साथ जैसा व्यवहार किया वो इनके द्वारा किए गए सबसे जघन्य अपराधों में से एक है। काम के दौरान कई फीमेल वर्कर्स प्रेग्नेंट भी हो जाती थी और 1943 से पहले अगर कोई ईस्टर्न लेबर प्रेग्नेंट हो जाता है या 3 हफ्ते से ज्यादा बीमार रहता है तो उसे वापस अपने देश भेज दिया जाता था। और इस टाइम पर जर्मन लीडर्स ने लेबर्स के बच्चों का ध्यान रखने के लिए एक नर्सरी फैसिलिटी भी बनाई थी और इसमें ईस्टर्न फीमेल लेबर्स को बच्चों को जन्म देने के लिए और उसके बाद के ट्रीटमेंट के लिए भी जगह दी जाती थी। बट जर्मनी में चाइल्ड केयर सेंटर सिर्फ एक छलावत है। इन बिजनेसेस को सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि वर्कर्स जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को छोड़कर वापस काम पर आ सके। और यही रीजन है कि इन फैसिलिटीज में डेथ रेट्स काफी ज्यादा होती थी। बच्चे न्यूट्रिशन की कमी और सही ट्रीटमेंट की कमी के चलते मर जाया करते। और ये सब देखते हुए
वैगन के एग्जीक्यूटिव्स ने फरवरी 1943 में ईस्टर्न कैंप्स के अपने बैरक में एक सो कॉल्ड मेडिकल फैसिलिटी बने। डॉक्टर हैंस कॉर्बेल को इस मेडिकल फैसिलिटी का हेड बनाया गया। फिर कुछ समय बाद सभी बच्चों को रूहैन में स्थित सेम फैसिलिटी में ट्रांसफर कर दिया गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि रूहैन की इस फैसिलिटी का मोर्टेलिटी रेट 100% था, मतलब वहां जाने वाला हर बच्चा मर जाता था। एक एस्टिमेट है कि रूहैन की फैसिलिटी में ईस्टर्न लेबर्स के 365 छोटे छोटे बच्चे मर गए थे और इस वजह से लोगों में बहुत गुस्सा आ गया था और 1947 में उन्होंने डॉक्टर कॉर्बेल की हत्या कर दी थी। वॉर के बाद ब्रिटिश आर्मी के कमांडर मेजर इवान हर्स्ट ने वॉक्सवैगन की फैक्ट्री संभाली और उन्होंने अप्रोक्स 7700 फोर्स लेबर्स जो क्यूबल वैगन मिलिट्री कार बनाने के लिए वैगन के प्लांट में लाए गए थे उन्हें रिहा कर दिया। इनफैक्ट वॉर के दौरान भी इनके प्लांट पर एयर रेड्स हुई थी ताकि अपनी मिलिट्री कार का प्रोडक्शन बंद कर दे, जिससे इनका प्लांट भी डिस्ट्रॉय हो गया। और इस तरह से वैगन की डार्क हिस्ट्री खत्म होती है और जनरल पब्लिक के लिए इनके शानदार व्हीकल बनाने की कहानी शुरू होती है। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वैगन की असेंबली लाइन को यूज करके वैगन टाइप 1 बीटल लॉन्च की, जो ट्रूली एक पीपल्स कार थी। जर्मन सोसाइटी में अलाइड कंट्रीज के एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन क्रिएशन फिर से शुरू हुआ। आने वाले सालों में वैगन ने देश के बाकी ऑटोमोबाइल इंपोर्ट्स को पछाड़ दिया था। मीनवाइल इसका मॉडल डी काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। इनफैक्ट इसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और स्पेशली अमेरिकन सोसाइटी को पूरी तरह से बदल दिया था, क्योंकि ये व्हीकल कॉमन सिटीजन के लिए एक रिलायबल और अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट ऑप्शन था। वैगन को 1960 में ऑफिशियली डीनेशनलाइज कर दिया गया जब गवर्नमेंट ने इसके 60% इक्विटी जनरल पब्लिक में बेच दी। इन लॉन्ग रन आप चाहे वैगन को पसंद करे या उससे नफरत करे, वो आज भी कार प्रोडक्शन के बिजनेस में है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप स्क्रीन पे दिख रहे वीडियो को भी जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच।